हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। एक ऐसी क्रांति थी जो पूरे देश की सूरत को ही बदल दिया और अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर कर दिया। कहते हैं ये क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एक हो गए और कहते हैं जब हम एक हो जाएंगे तो बड़े से बड़े जो है महारथी को जो है लोहे की जो है चने चबाने पड़ सकती हैं। और ऐसा ही हुआ जब 1857 का विद्रोह हुआ। कहते हैं 1857 का जो विद्रोह भारतीय पन्नों में एक महत्वपूर्ण इतिहास है जिसने अंग्रेजों का जो है नींव हिला कर रख दी और भारत में एकता बना दी, यानी भारत को एकता के सूत्रों में बांध दिया। ये युद्ध बेशकली हमारे फेवर में अधिक नहीं रहा लेकिन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें हम एक हुए और हमने जाना कि अगर हम एक हो जाएंगे तो ब्रिटिश को भारत से जाना ही पड़ेगा। इस युद्ध का सफल न होने के कई कारण थे और इसके बहुत से परिणाम हुए और अंग्रेजों ने इसकी दमन कैसे किया इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालेंगे जो अब तक आपको नहीं पता है, जो आपसे अछूता था। तो चलिए देखते हैं 1857 का विद्रोह के कारण, दमन, परिणाम। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। तो देखा जाए यहाँ 1857 क्रांति, कहते हैं 1857 क्रांति बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्रांति थी और इस क्रांति कई मानने में इनके कई कारण थे। 1857 का विद्रोह जो है 10 मई को जब आरंभ हुआ, जब भारतीय सैनिक में मेरठ में बगावत कर दी, यानी देखा जाए तो भारतीय सैनिकों को द्वारा ये बगावत की गई। आखिर भारतीय सैनिक ने बगावत क्यों किया, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कहते हैं अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया। बेशकली अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह का नाम दिया लेकिन आखिर सिपाहियों ने विद्रोह क्यों किया? परंतु जब इसे अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता प्राप्ति का प्रथम युद्ध माना जाता है क्योंकि पहला ये युद्ध था जो तरफा था, यानी हर एक क्षेत्र में ये क्रांति हुई थी। कहते हैं उसी समय ये क्रांति सफल हो जाती अगर ये एक साथ शुरू होती, क्योंकि एक साथ न शुरू होने के कारण अंग्रेजों को समय मिल गया क्रांति को दबाने में। और इस क्रांति को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था तो वो था पंजाब के सिपाहियों का। पंजाब के सिपाहियों ने अंग्रेजों की खुरजोर मेहनत की और जो है बहुत ही सहायता किया और जिसकी वजह से भारतवासियों को जो है इस जो क्रांति था उसको ख़त्म करना पड़ा। तो कहते हैं कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का कूटनीति ही थी जिसके कारण पंजाब के सिपाहियों ने इस आंदोलन को दबाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय सैनिकों ने अपने यूरोपीय अधिकारों को मार गिराया और दिल्ली को और कुछ कर दिया। कहते हैं दिल्ली उस समय बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान थी। कहते हैं दिल्ली जीत लिया, भारत को जीत लिया, इसलिए सारे सैनिक जो थे दिल्ली की तरफ कूच कर गए और वो लाल किले में प्रवेश कर गए और उन्होंने जो है वृद्ध और जो है शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्योंकि कहते हैं उस समय बहादुर शाह जफर अगर यंग होते तो बहुत कुछ करते, लेकिन हमारे वृद्ध और शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के आक्रामक और सामाजिक नीतियों के विरुद्ध थे क्योंकि अंग्रेजों ने जो समाज में सुधार किए थे उन कारणों से जो है यहाँ के लोग दुखी हो गए और उनके विरुद्ध हो गए। एक बड़ा उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन था। वास्तव में यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष था। क्रोध की इस विस्फोट अभिव्यक्ति और असंतोष ने भारत को बहुत बड़े भाग में उपनिवेशिक शासन की नींव हिलाकर रख दी।
क्योंकि ये जो युद्ध थी, रिवॉल्ट थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और अंग्रेज़ों को समझा दिया कि भारत में एकता अभी बाकी है। अब हम भारतीय लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उभरे असंतोष के कारणों के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने विद्रोह करवाया। आखिर वो कौन कौन से असंतोष थे जो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ था। यहाँ पर मैप आपको दिख रहा होगा, ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में उन क्षेत्रों को दर्शाया गया है जो 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान था। चाहे वो मेरठ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बरेली हो, चाहे लखनऊ हो, या फौजाबाद हो, या कानपुर, या झांसी, ये 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण स्थल थे। यहाँ पर हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, राजनीतिक कारण। कहते हैं राजनीतिक कारण के अंतर्गत राज्यों को अपने राज्यों में लाने की नीति, कब्जों के द्वारा औपनिवेशिक विस्तार की प्राकृतिक और भारतीय शासकों में असंतोष का प्रमुख कारण बना। अंग्रेज जमीन प्राप्त करना और इंग्लैंड के लिए था संभव अधिक से अधिक धन की उगाहनी करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज का मकसद ही था भारत का लूटने का, और वो हर संभव वो सारे प्रयत्न करते थे जिससे भारत को जो है लूटा जा सके। विलिय की नीति को अग्रहणा का सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया, यानी विलिय की नीति को अधिग्रहण का सिद्धांत और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहा गया, और सहायक संधि जिसके परिणाम स्वरूप अनेक स्वतंत्र साम्राज्यों के अंग्रेज शासन में मिला लिया गया, और वह प्रदेश थे जिनकी अंग्रेजी शासन की सुरक्षा मिली हुई थी। यानी उस समय अंग्रेजों ने कई जो है राज्यों को जो है अपनी संरक्षण दिया हुआ था, क्योंकि वो राजवाड़े थे, परंतु उनके शासकों का निधन हो चुका था और उनके पीछे उनके राजा कोई भी नासिक उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके दत्तक पुत्र उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, और न ही अंग्रेज द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही पेंशन प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उस समय सारे राजाओं को पेंशन के आश्रय जो है रखा गया। और इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने सतारा के मराठा राज्य, नागपुर, झांसी और अन्य कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अंग्रेजी शासन में सम्मिलित कर लिया। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसे मिलने वाली पेंशन को भी बंद कर दिया गया और उसके गोद लिए पुत्र नाना साहिब को पेंशन प्राप्त करने के दावे को नकार दिया गया। और अनेक भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी का यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। अनेक भारतीय शासकों को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, और अधिग्रहण के सिद्धांतों से पहले भारतीय शासकों ने अपने राज्य को उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। यानी पुराने समय में देखा जाए, जब अंग्रेज शासन नहीं था, उसमें कोई भी शासक जो थे अपना उत्तराधिकारी को गोद ले सकते थे, और उनकी अपनी कोई संतान नहीं भी थी, फिर भी दूसरे बच्चे को जो है वो अपने राज्य का शासक दे सकते थे। परंतु अब उन्हें इसके लिए अंग्रेज से पुनः अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी पूरा अधिकार जो है अंग्रेजों के अंतर्गत चला गया और अंग्रेजों से अनुमति लेना अनिवार्य हो गई। विलिय की नीति का प्रभाव न केवल शासकों पर बल्कि उन सब पर भी पड़ा जो उन पर निर्भर थे, जैसे सैनिक, शिल्पकार और यहाँ तक कि अभिजात वर्ग, क्योंकि जब राजा का ही शासन खत्म हो जाता है तो सैनिक, शिल्पकार और कहते हैं उनका क्या होगा, तो ये बहुत बड़ी जो है समस्या बन गई। यहाँ तक कि पारंपरिक विद्वानों और धार्मिक वर्गों को मिलने वाली संरक्षण भी समाप्त कर दिया गया जो इन शासकों से इन्हें मिल रहा था। यानी शासक जब खत्म हो गए तो देखा जाए जो विद्वान और धार्मिक वर्ग के लोग थे उनको भी अब कुछ भी संरक्षण नहीं मिल रहा था। हजारों की संख्या में जमींदारों, अभिजातों और पुलिगारों का जो है अपनी जमीन और इससे मिलने वाली लगान पर से अधिकार भी समाप्त हो गया। कुछ शासन के आधार पर अवध पर कब्जा हो जाने पर नवाब ने रोष प्रकट किया, जो कि अंग्रेजों के प्रति वफादार था। जब अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया तो उसके बाद बेरोजगार हुए लोगों को कोई भी विकल्प रोजगार उपलब्ध नहीं कराए गए, और यहाँ तक कि किसानों को भी ऊंची दरों पर कर और अतिरिक्त जो है भू लगान अदा करना पड़ा। तो ये सारे समस्या थी जिसके कारण 1857 क्रांति जो है फूट पड़ी। लोगों के बुनियादी रहन सहन, पारंपरिक विश्वासों और मान्यताओं और मानकों में लगातार अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की जो है मानस द्वारा उनके धर्म के लिए खतरा मानने जाने लगा। देखिए अंग्रेज ने कहते हैं हर संभव
जो है भारत को जो है कुप्रथाओं से मुक्त करने की कोशिश किया। उनके रहन सहन, उनके पारंपरिक जो विश्वास थी उसका खंडन किया। जो मान्यताएं वो पुराने समय से मानते आ रहे थे, अंग्रेजों ने उन सभी को जो है बंद कर दिया। अब कहते जनमानस को ये लगा कि शायद अंग्रेज जो है अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार करना चाहते हैं और अपने धर्म जो है हमें थोपना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोग जो है जागरूक हो गए और अंग्रेज शासक धीरे धीरे आक्रामक घमंडी बनते चले गए। क्योंकि देखा जाए तो वो समय काल था जब अंग्रेज अपने आप को जो है सुपीरियर समझने लग गए और लोगों तथा अंग्रेजों के बीच खाई परंपरा बढ़ती चली गई और लोगों का विश्वास तो जो था अंग्रेजों से टूट गया और अंग्रेजों के ये आम जनमानस खिलाफ हो गया। तो इस तरह जो है भारत में अंग्रेजों का जो है सामना करना पड़ा 1857 की क्रांति। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्थिक कारण। आखिर कौन आर्थिक कारण थे जो 1857 क्रांति का सूत्रपात किए? कहते हैं विद्रोह का एक और महत्वपूर्ण कारण था पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन। यानी पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे परंपरा के द्वारा चलाई जा रही थी कारखाने, हस्तशिल्प, उसको अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया। जैसे बुनकर होते थे, ठीक है, बनाने जो बिना मशीन के बनाए जाते थे भारत में हाथों के द्वारा, अंग्रेजों ने उसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया और इसका अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अधीन होना पड़ा। क्योंकि अंग्रेज जो थे अपने माल भारत में बेचने के लिए अग्रसर थे और उनको पता था कि जब तक भारतीय चीज़ों को हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक जो है उनका सिक्का नहीं चल सकता। तो उन्होंने जो है भारतीय पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन बिल्कुल ही कर दिया। अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु शीघ्र उन्होंने देश को शोषित करने और इसे दरिद्र बना देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने यहाँ से इतना ज़्यादा से ज़्यादा धन और कच्चा माल जाने का प्रयास किया जितना कि उनके लिए ले जाना संभव था। यानी हर वो जो प्रबंधक उन्होंने अपनाया जो उनके लिए उचित था। सभी उच्च और अधिक वेतन वाले पद उन्होंने अपने ही आरक्षित कर लिए। अब देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण था जो त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि भारत में भी अगर विदेशी कंपनी आते हैं तो सभी ऊंचे और अधिक वेतन वाले पद वो अपने लिए आरक्षित कर लेंगे और फिर वही संभावनाएं बनेगी जो गुलामी की जंजीरों के लिए पर्याप्त होगा। तो कहते हैं कुछ इसी तरह जो है भारत में जो भी आता है अपनी जो है उनका पता है कि भारत में राजनीतिक नेता आपस में लड़ते रहते हैं और उनमें फूट डालना और राज्य करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो यही बात आज के राजनीतिक नेताओं को सोचना चाहिए कि हम विदेशियों को भारत में आमंत्रित न करके अपनी वस्तु पे हम आत्मनिर्भर बने और अपने चीज़ों का स्वयं ही उत्पादन करें और उसका खपत करें और जितना हो सके भारतीय वस्तु को जो है विदेशों में सप्लाई करें जिससे हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अब देखिए वहाँ पर भी यही हुआ। 1857 के अंतर्गत आर्थिक कारण भी वही बना कि सभी ऊंचे और अधिक वेतन वाले पद जो थे उन्होंने अपने लिए आरक्षित कर लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने और विदेशी वस्तु का आयात निर्यात के लिए उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण का भी प्रयास किया। उनको पता था कि अगर हम राजनीतिक में नियंत्रण कर लेंगे तो उनके लिए आयात निर्यात जो होगी बिल्कुल सुलभ हो जाएगी और भारत की संपदा को लूटपाट और धन निकास के लिए हर उपाय का प्रयोग उन्होंने किया। कहते हैं कुछ लोगों का मकसद ही यही होता है और ये शायद यहाँ के लोगों ने नहीं समझ पाए। कहते समझते भी तो कैसे समझते, यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो था राज्य के लिए ललायित था। तो किसी भी व्यक्ति को अपने अंडर कर लेना कहते बहुत ही आसान कार्य था। जैसे अभी के समय प्रेजेंट टाइम में कहते हमें किसवीं शताब्दी में आ गए हैं, लेकिन अब भी सत्ता के लिए राजनीतिक नेता इतने ललायित होते हैं, ये कहते हैं ऐसे ऐसे कमेंट मारते हैं जिसको सुना भी नहीं जा सकता और समझा तो जा ही नहीं सकता। तो कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो सार्वजनिक नहीं होते हैं, आज निजी बन के रह गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े लोगों को सार्वजनिक बनना चाहिए, उनको अपना निजी फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बड़े पद पे हैं
और किसी राज्य को, किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बात शायद आज के नेता नहीं समझ रहे हैं। उनका तो सिर्फ एक ही भूख है, उनको कुर्सी चाहिए, उनको राज्य अपने अधीन चाहिए, चाहे उसके लिए वो जो मर्जी करे, जो मर्जी कदम उठाए, वो उनके लिए हर चीज़ आसान हो जाता है। अंग्रेजी नीतियों के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था को अब तक जो है झकझोर कर रख दिया, क्योंकि ये अवस्था बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय व्यापार और उद्योग को नष्ट करने के लिए काम किया। इसलिए भारतीय हस्तशिल्प पूरी तरह से तहस नहस हो गई। जिन शिल्पकारों को शाही संरक्षण मिला हुआ था, उन अंग्रेजों के राज्यों के अंग्रेजी राज्य में विलय के उपरांत वो अत्यंत दरिद्र हो गए। अब देखिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन शिल्पकारों को शाही संरक्षण यानी राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था, राज्य छीन जाने के कारण अब शिल्पकारी नहीं रह गए, और अब जो उनको पैसे मिलते थे राजाओं के अंतर्गत, अब जो है वो दरिद्र हो गए, और वो अंग्रेजी कारखानों में बने उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जाता था। और इसे भारत अंग्रेजी जो है सामान का बहुत ही बढ़िया उपभोक्ता और इंग्लैंड के उद्योग के लिए कच्चा माल की आपूर्ति का बहुत बड़ा आपूर्तिदाता बन गया, क्योंकि भारत कच्चे माल भी देता था और उनके सामान भारत में खरीदा भी जाता था। तो इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो गई। अंग्रेजों द्वारा मशीनों से बुने गए सस्ते कपड़े भारत में बेचे जाते थे, क्योंकि हमें पता है कि हाथों से बुनने में बहुत समय काल लगता है, लेकिन अंग्रेजों के मशीनों में चंद सेकंड में ही कई कपड़े तैयार हो जाते थे, और ये कपड़े सस्ते भी होते थे। अब आप ही सोचिए, आप कपड़े भी अच्छे हैं और सस्ते भी हैं, और एक कपड़ा अच्छा भी है लेकिन वो महंगे हैं, तो आप किसके तरफ जाओगे? जर्नल सी बात है, हर व्यक्ति सस्ते चीज़ों की तरफ ही आकर्षित होता है। तो ऐसे ही हुआ, भारत में जो हाथों से बने कलाकारियाँ थी वो लोगों ने नकार दिया, और जो मशीनों से बनी हुई चीज़ें थी उनको उन्होंने धड़ल्ले से उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे भारत का कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। भारत का जो कुटीर उद्योग था तबाह हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप लाखों शिल्पकार बेकार हो गए। अंग्रेजों ने इंग्लैंड की स्थिति रखने के लिए कच्चा माल भी यहीं से भेजा जाता था, और इससे भारतीय बुनकरों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा। कहते कच्चा माल भी ले जाना और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके दूसरा सामान भी भेजना, जर्नल सी बात है, भारतीय जो है बुनकरों के लिए कुछ भी नहीं बचा, और बिल्कुल ये बेघर हो गए। अंग्रेजों ने भारतीय सामान पर भारी कर लागू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज का शासन था, तो उन्होंने जो भारतीय सामान होती, जो भारतीय वस्तु होती थी, उन पर उन्होंने भारी कर लगा दिया। अब देखिए, ये भी बात आता है, कोई चीज़ अभी के समय लीजिए, कोई चीज़ अगर इंडियन खरीदिए, इंडिया के सामान खरीदिए, तो उसमें भारी कर लगा होता है, और विदेशी सामान खरीदिए तो बहुत सस्ता होता है और बहुत ही कम टैक्सेस उसमें पे होती है। तो देखिए, वही कंडीशन आज भी पैदा हो रही है जो उस समय हुआ। हम अधिक से अधिक जो है विदेशी से बने हुए वस्तुओं पे ही निर्भर हैं। कहते हैं आज हर चीज़ मैन्युफैक्चर भारत में हो रहा है, हम मेड इन इंडिया देख रहे हैं, लेकिन जनरली अगर आपको ये बात पता हो कि सारे सामान जो है विदेशों से लाए जाते हैं, और ये सिर्फ भारत में असेंबल होते हैं, भारत में मैन्युफैक्चर करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। कहते हैं जब तक भारत में हर चीज़ का जो है मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, तब तक भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। भारत में वे अधिक लाभ कमा सकते थे, क्योंकि उनको सारे कंडीशन जो है उनके फेवर में आ गई, क्योंकि उनके सामने से प्रतिस्पर्धा के लिए अब कोई भी भारतीय उत्पाद नहीं था। अब उनके समक्ष कोई भी कंपटीशन नहीं हो सकती थी। अब इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत की संपूर्ण धन संपदा और प्राकृतिक संसाधन से इसे जो है वंचित कर दिया, यानी अपने ही देश में अपने चीज़ों से जो है अंग्रेजों ने वंचित कर दिया। तो ये नीति उनके काफ़ी कारगर सिद्ध हुए। भारत के शोषण के लिए अंग्रेजों ने और किन उपायों का प्रयोग किया, ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत का शोषण करने के लिए हर एक कदम उठाया, हर एक प्रयास किया। कच्चे माल खरीदने और अपना तैयार माल बेचने के लिए उन्होंने भाप से चलने वाले जहाज, स्टीम शिप्स और रेलवे की शुरुआत की, क्योंकि उनका सामान भारत में जो है बहुत अच्छे कीमत पे और सुचारू रूप से बेचे जा सकते थे। इसलिए उन्होंने रेल का भी विकास यहाँ पर किया, इवन कि जहाज़ों का भी जो स्टीम से चलते थे उसका उपयोग किए।
रेलवे वे अंग्रेजों के समक्ष एक बहुत बड़ा बाजार खोल दिया, क्योंकि रेलवे से बहुत मात्रा में सामान जो है यहाँ से वहाँ किया जा सकता था, और भारतीय कच्चे माल को विदेश में निर्यात करना बहुत सरल बना दिया। रेलवे ने कच्चे माल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से परस्पर जोड़ दिया, और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी वस्तुओं से भारतीय बाजार भर गई। यानी चारों तरफ देखा जाए तो अंग्रेजी सामान ही यहाँ पर मिल रहे थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि रेलवे ने देश में राष्ट्रीय जागरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों को और उनके विचारों को परस्पर नज़दीक लाने में मदद की, जिसके अंग्रेजों ने कभी कल्पना नहीं किया होगा। क्योंकि इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि जैसे ही रेलवे का निर्माण हुआ, कहते आम लोग भी उसमें सफ़र करने लग गए, और जो छुआछूत के भावनाओं से ग्रसित इंडिया थी, अब कई लोग जो थे आपस में बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को वो समझते थे, और जिसके कारण हिंदू मुस्लिम एक हो गए। और यही कारण था भारत में एकता के सूत्रपात का, क्योंकि अंग्रेज ने अपने सुविधा के लिए बेशकली रेलवे नेटवर्क का निर्माण करवाया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके रेलवे का नेटवर्क ही उनके जो है यहाँ से जाने का नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे भारतीय एक हो गए, एक साथ यात्रा करने लग गए, एक दूसरे की भावनाओं को उन्होंने समझने लग गए, और ये काफ़ी मदद कर दिया भारतीयों को एक साथ आने में। और देखा जाए 1853 में डलहौजी ने कलकत्ता के आगरा के लिए प्रथम टेलीग्राफिक लाइन खोली, उन्होंने भारत में डाक सेवा भी आरंभ किया। क्योंकि भूमि उनके लिए लगान वसूल का एक बहुत बड़ा स्रोत था, इसलिए अंग्रेजों ने भूमि से लगान वसूली बढ़ाने के लिए अनेक उपायों के बारे में विचार किया। भूमि लगान की मांग बढ़ने की उपनिवेशिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में किसानों से जो है लगान वसूल करने वाले जमींदार, व्यापारियों और ऋणदाताओं के हाथों अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज जैसे मर्जी वैसा कर सकते थे। इसे हम रेवाड़ी और महवाड़ी पद्धतियों के जरिए लागू किया गया। उस समय कहते बंगाल, बिहार, उड़ीसा के स्थायी व्यवस्था यानी जो सेटलमेंट में भूमि किसानों के जो अनुवांशिक उत्तराधिकारियों को मान्यता प्राप्त नहीं थी। दूसरी ओर यदि वह अपने कुल उत्पादन का 10/11 भाग जो अदा नहीं कर पाते तो उनकी संपत्ति को भी बेच दिया जाता। अब देखिए ये कितनी बड़ी जो विडंबना है, क्योंकि आपको पता है उस समय प्राकृतिक भी और जो है संसाधन की कमी के कारण खेती करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि कई कई साल तक तो कहते हैं रेन ही नहीं होती थी, और कई कई साल देखा जाए तो सूखा का प्रकोप होता था। अब इस स्थिति से बचने के लिए किसान प्रायः कर्जदाताओं से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने लग गए। अब वो क्या करते, बीज प्राप्त करने के लिए उन्हें कर्ज लेना ही पड़ता था, और यहाँ तक कि कई बार उन्होंने अपनी ज़मीन कर्जदाताओं के हाथों बेच भी दिए। तो ये कहते बहुत ही उस समय दयनीय स्थिति अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के कर रखा था। और देखा जाए तो यहाँ तक कि अधिकारी भी उन किसानों को परेशान करते थे जो न्याय न मिलने के विरुद्ध और भविष्य में परेशानी किए जाने के डर से बचने के लिए अदालतों में जाते थे। यानी कहते उन्हीं की अदालत होती थी, उन्हीं के वकील होते थे, उन्हीं के जज होते थे। तो कहते आम गरीबों की कौन सुनने वाला था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित जमींदारों का नया वर्ग उसका राजनीतिक सहयोगी बन गया। उन्होंने आवश्यकता के समय उन्हें समर्थन भी दिया और अंग्रेजों के लोगों के बीच मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई। यहाँ तक कि कुछेकर ने तो स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ भी दिया। किसानों और शिल्पियों के आर्थिक पतन की छवि 12 प्रमुख और कहते हैं 1770 से लेकर 1857 तक के अनेक छोटे छोटे अकालों में प्रदर्शित होती है, और ये सभी घटकों ने अंग्रेजी विरोधी विचारधाराओं को फैलाने में सहायता की, जो कि अंत में 1857 विद्रोह के रूप में प्रफुल्लित हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामाजिक और धार्मिक कारण। कहते हैं अंग्रेज भारतीय जनमानस की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे, वो भारतीय भावनाओं को नहीं समझते थे, और उन्होंने सती प्रथा, कन्या शिशु की हत्या का विरोध और विधवा पुण्य विवाह और महिलाओं के लिए शिक्षा जैसी सामाजिक सुधारों ने अनेक लोगों को नाराज कर दिया। कहते हैं ये बेशकली न्याय संगत थी, लेकिन भारतीय लोग नहीं समझे।
भारतीय लोगों ने ये अपने विरुद्ध समझा, क्योंकि उनका पहले से सती प्रथा, कन्या शिशुओं की हत्या का विरोध, विधवा पुण्य विवाह, महिलाओं की शिक्षा आदि के प्रति उनका अलग ही नज़रिया था। इसलिए जो सामाजिक सुधार अनेक लोगों को नाराज करने के लिए पर्याप्त था। लोगों ने कई ईसाई बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरी के स्कूल कॉलेज खोले गए। उन्हें लगा कि स्कूल कॉलेज जो खोले गए हैं उनको जो है ईसाई बनाने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने एक ऐसे जन समूह की भी आवश्यकता थी जो उनका सामान खरीदने की दृष्टि से पर्याप्त शिक्षित और आधुनिक हो, क्योंकि अंग्रेजों के सामान वही लोग खरीद सकते थे जो आधुनिक थे। कहते पुराने परंपराओं को चलने वाले उनके सामान को नहीं खरीद सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रावधान निहित किया, परंतु अंग्रेजों के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध न हो। ये भी बात जरूरी थी कि अंग्रेजों के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध न हो। और इस स्थिति ने लोगों में यह विश्वास पैदा कर दिया कि अंग्रेजी सरकार उनके धर्म को समाप्त करके उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए मिशनरियों के साथ मिली हुई है। और 1850 से 22वें अधिनियम के पास होने से धर्मांतरित ईसाइयों को अपनी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार मिल गया। और स्वाभाविक था कि इस नए कानून को ईसाई धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों के लिए एक रियायत के रूप में व्याख्यात किया गया, जिससे लोगों में और अधिक चिंता और डर पैदा कर दिया। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण काफ़ी महत्वपूर्ण थे। 1806 में मद्रास में प्रेसिडेंसी ने सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई। कहते हिंदुओं के उनके माथे से उनके धार्मिक प्रतीकों को मिटाने और मुसलमानों को उनकी दाढ़ी कटवाने के लिए बाध्य कर दिया। अब ये बहुत बड़ी समस्या बन गई हिंदू और मुस्लिम के लिए। हालांकि सैनिक विद्रोह को दबा दिया गया, परंतु यह स्पष्ट था कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को कभी भी समझा ही नहीं और न ही कभी उनकी ओर ध्यान दिया। सैनिकों की सत्यनिष्ठा की ओर अधिक अवमानना भी की गई और अनेक सैनिक सुधारों के माध्यम से जिनके अधीन उनके लिए जो समुद्र पार सेवा पर जाना आवश्यक कर दिया गया। इसने उनकी धार्मिक भावनाओं को भी भड़का दिया और उन्हें यह धारणा बना दी थी कि समुद्र पार यात्रा का तात्पर्य होगा अपनी जाति से बाहर कर दिया जाना। ये भावनाएं जो है थी धार्मिक थी और लोगों को काफ़ी चिंतित कर दिया। उसके पश्चात है सेना में असंतोष। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि सेना में असंतोष क्यों हुई। अगर बात करें हम ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सैनिक किसान परिवार से आते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सैनिक थे वो किसान परिवार के ही थे, जो कि सरकारी नीतियों के अत्यधिक प्रभावित थे। और भारतीय सैनिकों को सूबेदारों से जो है ऊपर के पद पर नहीं रखा जाता था। यानी भारतीय सैनिक को सिर्फ सूबेदार बनाया जा सकता था और उससे अधिक ऊपर पद नहीं दिया जाता था। और कुछ सैनिक यदि उन्हें समुद्र पार की ड्यूटी पर भेजा जाए तो विशेष भत्ता चाहते थे, क्योंकि आज भी ये प्रावधान है कि अगर विशेष कार्य करते हैं तो विशेष भत्ता मिलती है, लेकिन उस समय ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। कभी कभार उनके यह भत्ता दिया जाता था, परंतु अधिकांश समय कुछ भी नहीं दिया जाता था। इसलिए उन सैनिकों ने अपने अधिकारों पर अविश्वास करना शुरू कर दिया और इन घटनाओं ने अपने निजी ढंग से 1857 के विद्रोह में योगदान दिया, क्योंकि ये कारण काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया। सैनिकों को और भी कई प्रकार की शिकायतें थी। उनके अपने बराबर पद के अंग्रेजों को कम वेतन अदा किया जाता था। यानी अंग्रेज सिपाही को अधिक वेतन दी जाती थी और भारतीय सिपाहियों को कम वेतन दिया जाता था। अब इस कारण भारतीय सैनिक का जो मनोबल बहुत दुर्बल हो गया था। और दूसरी ओर जब भी सैनिक काला पानी के पार अर्थात समुद्र और सागर पार जाने के लिए मना करते तो उनके लिए धर्म विरुद्ध था। तो अंग्रेज उनके साथ क्रूरता से पेश आते, उनको मारते, उनको पीटते, उनको हर तरह के जो है प्रत्यान करते। उसके पश्चात हमारे समक्ष है तत्कालीन कारण, यानी सडनली कारण क्या बना। भारतीयों में गहन आक्रोश भर रहा था और वह विद्रोह करने के लिए किसी अवसर की तलाश में थी। भूमिका तैयार थी, केवल उस भड़काने के लिए मात्र एक चिंगारी की आवश्यकता थी और ये चिंगारी भड़की 1856 में। सरकार ने पुरानी बंदूक मस्केट यानी ब्राउन्स बेगस को एनफील्ड राइफल से बदलने का निर्णय लिया और एनफील्ड राइफल में बारूद भरने और लोड की प्रक्रिया में कारतूस के मुंह तक लाकर उसके ढक्कन को दांतों से
काट कर खोलना पड़ता था। तो ये टेक्निक थी नए राइफल को चलाने की, कि उसको मुंह से काट के जो है दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। 1857 जनवरी में सैनिकों में यह अफवाह फैली हुई थी कि चिकनी लगे कारतूस यानी कटरीजों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर की मुसलमानों की मनाही है, यानी सूअर जो है मुसलमानों के लिए मनाही है। ठीक है, कहते हैं सूअर के नाम से ही मुसलमान जो है नापाक हो जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी भावनाओं को वो कैसे ठेस पहुंचा सकते थे। अब सैनिकों के विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले करतूत शुरू करना हिंदुओं और मुसलमानों को जो है धर्म भ्रष्ट करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर किया गया ये प्रयास था। और इसे 29 मार्च 1857 को सिपाहियों के विद्रोह में आग में घी का काम किया। और कहते हैं ये युद्ध स्टार्ट होने का जो है मेन जरिया बना। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विद्रोह के चरण। कहते हैं मंगल पांडे पहला सैनिक था जिसने खुले रूप में आदर्शों का उल्लंघन किया, यानी मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध गया और कलकत्ता के पास बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को उसने 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी दे दी गई। बैरकपुर के रेजिमेंट को तोड़ दिया गया और मंगल पांडे के समाचार बहुत जल्दी देश के दूसरे भागों में भी पहुंच गया और परिणाम स्वरूप खुले विद्रोह भड़क उठे। सबसे निर्णायक विद्रोह मेरठ में हुआ, जहां पर घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट के 85 सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करने पर 10 वर्षों की कारावास की सजा दे दी गई। और इसके अगले ही दिन अर्थात 10 मई 1857 को 3 रेजिमेंट ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी और अपने साथी सैनिकों को छुड़वाने के लिए जेलों को तोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया और जो है कूच करके शुरू कर दिया, जहां उनके साथ स्थानीय पैदल सेना और सामान्य लोग भी मिल बैठे। बागियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अनेक अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो देखिए मंगल पांडे के कारण जो है ये विद्रोह का सूत्रपात हुआ। और कहते हैं जब मंगल पांडे ने इसका विरोध किया तो हर क्षेत्र में जो इसका विरोध शुरू हुआ, लेकिन यह तब जाके और भड़क गई जब मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई। तब वहाँ के जो है सिपाहियों को लगा कि ये जो है अंग्रेज हमारे साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, हमारे धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। आपके समक्ष जो तस्वीर दिख रहा है ये वो सिपाही है जो 1857 क्रांति के जो है मेन सूत्रपात थे, यानी मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है पहला क्रांति के बिगुल बजाया और बेशक ये फांसी पे चढ़ गए, लेकिन इन्होंने अपने पीछे जो है क्रांति का एक विशाल रूप छोड़ गए। देखा जाए तो ये विद्रोह जो है दिल्ली से यह विद्रोह अन्य स्थानों तक फैलने में देर न लगी और कानपुर में नाना साहिब के पेशवा घोषित कर दिया गया। उनकी सैनिक टुकड़ियां जो है ट्रुप्स की कमान तात्या टोपे और अजमुल्ला ने संभाल ली और लखनऊ में बेगम हजरत महल की सहायता जो है मौलवी अहमदुल्ला ने किया और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और आरा में जो कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी हर क्षेत्र में ये विद्रोह फैली। बरेली में इसके नेता थे खान बहादुर खान। और दिल्ली की हार ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को और बहुत चोट पहुंचा दी और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस हासिल करने के लिए उन्होंने पंजाब के अपने वफादार सैन्य बल की सहायता ली। कहते पंजाब ही था जिसके कारण 1857 क्रांति जो सफल नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ पर भी अपनी नीतियों का और अपने फूट डालो राज्य करने की नीतियों का अनुसरण करवाया और पंजाब के लोगों को जो है सैनिकों में भर्ती की और उनका आश्वासन प्राप्त किया। तो कहते पंजाब के अपने वफादार नौ सैन्य बल की सहायता उसने लिया और सैनिक जो है घेराबंदी 4 महीने तक चली और अंततः 10 सितंबर 1857 को दिल्ली को पुण्य जो है जीत लिया गया। और यह युद्ध 10 महीने तक चला और जब तक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 8 जुलाई
को इस बगावती विद्रोह को समापन की घोषणा नहीं कर दी। यानी देखा जाए तो 1857 क्रांति जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 8 जुलाई 1858 को जो है समाप्त होने की घोषणा की। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोप या कुंवर सिंह बड़ी बहादुर से अंग्रेजी सैन्य बल के टक्कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने बागी सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्होंने घोड़े पर सवार हो अंग्रेजी घुड़सवार सैनिकों को डटकर जो है मुकाबला किया, परंतु उसका घोड़ा ठोकर से लड़खड़ा गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज कमांडर चीफ सर हुग्स रोज के अनुसार वह विद्रोहियों की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक वीर सैनिक नेता थी। कुंवर सिंह का निधन बिहार में एक अन्य लड़ाई के दौरान हुआ और तात्या टोपे जो है सोते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और एक मुकदमा चलाकर उन्हें भी फांसी दे दी गई। और इस प्रकार इन तीनों बहादुर नायक का अंत हुआ। अंततः इस विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण 1857 क्रांति थी। यहाँ पर जो आपके समक्ष चित्र प्रस्तुत हुआ है बेगम हजरत महल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण 1857 क्रांति में अपना योगदान दिया इन्होंने। वृद्ध हुए शाहजहां बहादुर शाह जफर को उनके दो पुत्रों सहित कारागार में डाल दिया गया और एक मुकदमे के पश्चात उसे रंगून में देश निकाला दे दिया गया, जहां पर 1862 में 87 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। कहते हैं उसके पुत्रों के बगैर कोई मुकदमा चलाए ही दिल्ली में गोली मार दी गई। अब हम इस विद्रोह की सफलता के कारणों का गहरा अध्ययन करेंगे। कहते हैं अगला पॉइंट जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, विद्रोह की प्रकृति। आखिर विद्रोह की प्रकृति किस प्रकार की थी? 1857 के विद्रोह आंदोलन के चारों ओर आज भी एक बहस जारी है। अंग्रेजी इतिहासकार जो 1857 से 1858 की घटनाओं को सैनिक द्वारा की गई सैनिक बगावत मानते हैं, तो यहाँ एक उल्लेखनीय ये भी है कि 1857 से पहले भी सैनिक द्वारा अनेक विद्रोह किए गए। और इसका एक उदाहरण है जुलाई 1806 में बेलूरी की सैनिक बगावत, जहाँ भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है गैरिजन के खिलाफ विद्रोह किया था। बेशक बहुत जल्द जो है अनुशासन बहाल कर दिया गया था और यह विद्रोह सैनिक छवनी में जो है दीवारों तक ही सीमित रहा। तो कहते हैं बहुत से प्राकृतिक विद्रोह हुए हैं, परंतु यदि आप 1857 के तथ्यों का गहराई से अध्ययन करें तो आपका इसका अत्यंत स्पष्ट दिखाई देगा कि विद्रोह के आंदोलन की शुरुआत सैनिकों द्वारा की गई थी, परंतु बहुत बड़ी संख्या में असैनिक जनमानस भी इसके साथ जुड़ गए थे। किसानों और शिल्पियों द्वारा उनमें भाग लिए जाने की वजह से ये आंदोलन बहुत दूर दूर तक फैला और एक लोकप्रिय घटना भी बन गया। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में साधारणतः जनता ने सैनिकों से पहले ही विद्रोह कर दिया था। और इससे यही पता चलता है और स्पष्ट होता है कि ये आंदोलन लोकप्रिय विद्रोह था और इसे हिंदू मुसलमान एकता के रूप में भी पहचाना गया। विभिन्न क्षेत्रों में भी एकता का अस्तित्व दिखाई दिया और देश के एक भाग से विद्रोह के अन्य क्षेत्रों के लोगों को लड़ाई लड़ने में सहायता भी की। इस विद्रोह को अंग्रेज शासन के विरुद्ध भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो था प्रथम स्वाधीनता संग्राम थी। देखा जाए तो 1857 का एक विद्रोह एक आंदोलन नहीं थी बल्कि एक आंदोलन थे। यानी कहते हैं कि विद्रोह आंदोलन नहीं थी, एक आंदोलन थी। यह किसी भी वर्ग का विद्रोह नहीं था। किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध बगावत नहीं की, उन्होंने सिर्फ अनाज के ऋणदाता व्यापारी और अंग्रेज की भारतीय सरकार के विरुद्ध आक्रमण किए थे, परंतु उनकी नीतियों ने किसी भी विशिष्ट क्षेत्र को उतने गहरे से प्रभावित नहीं किया कि संपूर्ण क्षेत्र ने एक ही प्रकार के प्रतिक्रिया की। अवध और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह इस प्रकार लोकप्रिय हुआ कि इसका संबंध समग्र रूप से लोगों पर पड़ा और उन सब ने मिलकर इसका संचालन भी किया। अवध में कृषकों और किसानों ने मिलकर इकट्ठा ही एक सामान्य शत्रु के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1857 में पहली बार विभिन्न जातियों, हिंदुओं और मुसलमानों से भारतीय सेना के लिए चयनित सैनिक, जमींदार और किसान एकजुट होकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एकजुट हुए और इन्होंने बता दिया कि आने वाला समय में ये फिर से देखने को मिलेगा। अब उस समय ऐसा आएगा
जब अंग्रेज को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसने अंग्रेजों के विरुद्ध बाद में हुए उपनिवेशियों और विरोधी संघर्ष के लिए भी आवश्यक बुनियादी सफलता भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीयों के बात समझ में आ गया कि अंग्रेज ऐसे जाने वाले नहीं हैं। और कहते हैं भारत में जब ऐसे ऐसे नेता जन्म लिए जिन्होंने अंग्रेज को बताया कि हम मर मिटने को भी तैयार है अपने देश को आज़ाद करने के लिए, फिर अंग्रेजों ने बात समझ लिया कि भारत में अब उनकी नहीं चलने वाली है। फिर उन्होंने फूट डालो राज करने की नीति अपनाई और बेशकली भारत को 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी ज़रूरी थी। हमने हर एक तथ्य पे, हर एक बात पे प्रकाश डाला और जानने की कोशिश किया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और यही प्रावधान है आपके लिए, और यही है आपको त्रिपाण सिटी सेंटर का हेल्प करने का एक तरीका, जहाँ पर आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकती हैं। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा देना है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो ज़रूर त्रिपाण सिटी सेंटर के साथ बनेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि ऑनलाइन का ये सबसे अच्छा माध्यम है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये चैप्टर वाइज है, यहाँ पर चैप्टर को लेकर चला जाता है, जो कि आपके ज्ञान के लिए पर्याप्त रहती है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, इसमें आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या क्लास वाइज वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं।